हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सुपरवाइज़र में हमारा एक कोर्स चल रहा है योजनाओं का, उसका हम ये 6वां भाग करने वाले हैं। इसके पहले हमने इसके 5 भाग कर चुके हैं और लगभग 27-28 योजनाएं करा चुकी हूँ। मैं योजना केवल फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करा रही हूँ, एक योजना से मैक्सिमम जितने फैक्ट बन सकते हैं मैं करीब एक योजना के लिए करीब 15 से 20 मिनट मैं गूगल देखती हूँ। उसके बाद जितने मैक्सिमम फैक्ट निकलते हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ से भी बुक्स से, मतलब एक डाटा कलेक्ट करती हूँ, फिर आपके लिए लाती हूँ कि अगर आपको कोई फैक्ट मिल रहा है, कोई चीज़ मिल रही है, तो आपको दूसरी जगह फिर उसको ढूंढने ना जाना पड़े, प्रॉपर एक जगह पे आपको मिलता रहे। इसके पहले के भाग देख लीजिएगा जो L5 है, मतलब इसके पहले 5 वीडियो इस सीरीज़ के बन चुके हैं। अलग अलग सीरीज़ मेरे चैनल पर बन रही हैं। एक ए सीरीज़ टॉपिक वाइज के लिए बन रही है, इसके अलावा एक मॉडल प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है, एक 11,000 एक जो वन लाइनर प्रश्न बैंक है उनकी चल रही है, 2017 के पुराने प्रश्नों की चल रही है। सारी सीरीज़ आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएंगी जो सुपरवाइज़र की चल रही हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनकी लिंक भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम करने वाले हैं सब 26, मतलब हमने इसके पहले 25 योजना कर चुके हैं। 25 के 25 योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 योजना ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये 6वीं स्टार्ट कीजिएगा। ये वन स्टॉप सेंटर में इसकी जो 5वां मैंने वीडियो करवाया था, जो 5वीं सीरीज़ मतलब L5 जो लेक्चर 5 था इसका, उसमें मैंने आपको मिशन शक्ति योजना करवाई थी। मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत दो प्रकार की उप योजना थी। एक थी संबल उप योजना और एक थी सामर्थ्य उप योजना। तो सामर्थ्य में क्या, संबल में क्या कहा था, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए थी, और सामर्थ्य महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने के लिए थी। तो ये जो कुछ योजनाओं थी ना, उनको इस मिशन शक्ति के अंतर्गत ही मर्ज कर दिया था। तो ये वन स्टॉप सेंटर जो है उसी संबल योजना का ही एक हिस्सा है जो सुरक्षा प्रदान करता है। तो वन स्टॉप सेंटर हालांकि मैं पिछली वीडियो में भी करवा चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने किसके अंतर्गत करवाया था, मिशन शक्ति के अंतर्गत करवाया था। और आज अपन पर्टिकुलर एक सिंगल योजना पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जितने भी फैक्ट पढ़ पाएंगे अपन वो करेंगे। तो एक एक फैक्ट बहुत ध्यान से सुनते जाइए। अगर वीडियो को ध्यान से कानों में डालेंगे ना, तो आपको कानों का सुना है ना हमेशा याद रहता है, तो वो आपको याद रहेगा, है ना। और एक दो बार और देख लीजिएगा। बाकी अगर आपने हमारा पेड ग्रुप लिया होगा, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, या आपने हमारे नोट्स मंगवाए होंगे, तो आपको एक ग्रुप मिला होगा, वहाँ ये PDF डाल दूँगी, तो आप लोग टेस्ट देकर इसकी तैयारी कर लीजिएगा। तो वन स्टॉप सेंटर को आरंभ कब से किया गया था, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है। तो वन स्टॉप सेंटर को आरंभ किया गया था 1 अप्रैल 2015 को। याद रखना, वन स्टॉप सेंटर कब आरंभ किया गया, 1 अप्रैल 2015। ये डेट आपको मुँह जुबानी याद होना चाहिए हर योजना की। कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो वन स्टॉप सेंटर कब आरंभ हुआ, 1 अप्रैल 2015। मन में 2-3 बार इसको दोहरा लो, तो ताकि यहीं का यहीं ये याद हो जाए। वन स्टॉप सेंटर कब आरंभ हुआ, 1 अप्रैल 2015 से आरंभ हुआ। उद्देश्य क्या था, ये निजी और सार्वजनिक को इसलिए हाईलाइट किया है कि ये आपसे पूछ सकते हैं कि किन महिलाओं को देता है, किन संस्थाओं को देता है, कि किसी निजी संस्थान में अगर हिंसा हो रही हो महिलाओं के साथ, या किसी सार्वजनिक संस्थान में हो रही हो, या जैसे गवर्नमेंट संस्थान में हो रही हो, तो किन को सुरक्षा प्रदान करता है, तो चाहे निजी हो चाहे सार्वजनिक हो। तो निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता और प्रदान करने के लिए पूरे देश में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये भी याद रखना, ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है। मतलब इसको कौन लागू करता है, इसको केंद्र सरकार लाई है। ये राज्यों की योजना नहीं है, मध्य प्रदेश की योजना नहीं है। पिछले जो 15 को योजनाएं जो करवाएंगी, सबसे शुरू में हमने मध्य प्रदेश की योजनाएं करी हैं L1, L2 और L3 में। वहाँ से आपको मध्य प्रदेश की महिलाओं की पूरी योजनाएं मिल जाएंगी। अभी हम महिला कर रहे हैं, फिर SC ST की भी आएंगी, स्वास्थ्य की भी आएंगी, अलग अलग आएंगी। तो अगर कोई निजी संस्थान है, मतलब कोई प्राइवेट जगह, किसी एक कमरे में महिला के साथ हिंसा हो रही हो, या किसी गार्डन में जहाँ पे सब लोग बैठे हों वहाँ पे महिला के साथ हिंसा हो रही हो, दोनों ही जो स्थिति बनेगी वो महिलाओं के साथ हिंसा दे रही, उन हिंसाग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता प्रदान की जाती है। इसी को ही हम बोलते हैं वन स्टॉप सेंटर। याद रखिएगा, किस लिए दी जाती है ये, एक ही छत के नीचे महिलाओं को सुरक्षा प्रोवाइड कराने के लिए दी जाती है। चाहे वो निजी स्थानों पर, ऐसा पूछ सकते हैं कि वन स्टॉप सेंटर कहाँ पे हुई हिंसा को सुरक्षा प्रदान करते हैं, निजी स्थान, सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान, तो आपको उपरोक्त सभी लगा देना है। चाहे वो निजी हो चाहे सार्वजनिक हो, सारी जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को
ये प्रदान किया जाता है। इसे राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के एक भाग के रूप में लॉन्च किया है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन कब आरंभ हुआ था? 2013 में। ये भी मैंने आपको करवा दिया है। इसके बारे में जितने फैक्ट होते थे राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के, ये भी मैंने करवा दिए। इसलिए मैंने बोला है आपको कि एक योजना पढ़े ना तो उसके पहले की सारी पढ़ते रहा कीजिए। जैसे कि आप ये वीडियो देख लें तो L5 वाला भी देख लीजिएगा, L4, L3, L2, L1। अपना मुश्किल से 1-2 घंटे निकालेंगे, सारे वीडियोज़ और सारी योजनाएँ, आपकी योजना का सबसे ज़्यादा पार्ट होता है, इसलिए इसके लिए मैंने अलग कोर्स लाई हूँ। तो इसे राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के एक भाग के रूप में लॉन्च किया है। देश भर के 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे वर्तमान में भारत में कितने वन स्टॉप सेंटर हैं? तो वर्तमान में भारत में करीब 700 प्लस वन स्टॉप सेंटर हैं। हर ज़िले में स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में ही वन स्टॉप सेंटर बनाए बहुत सारे। पूरे भारत में पूछा, क्योंकि केंद्र प्रायोजित योजना है, तो पूरे भारत का अगर पूछेंगे तो कितना आएगा? 700 प्लस जो है वन स्टॉप सेंटर भारत में बन चुके हैं। याद रखिएगा, भारत में कितने वन स्टॉप सेंटर हैं? 700 से अधिक वन स्टॉप सेंटर हैं। किस मिशन के तहत वन स्टॉप सेंटर को लागू किया जाता है? तो महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत इसको लागू किया जाता है। लगभग 8.3 लाख महिलाओं को इसके माध्यम से सहायता मिली है। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से कितनी महिलाओं को सहायता मिली है? 8.3। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा। एक टॉपिक होगा, एक योजना है, लेकिन उससे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके करीब 30-35। यही तो होता है शिफ्टों में। अगर एक जैसे शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है सुपरवाइज़र का, अब एक शिफ्ट में पता चला आप इतनी सी योजना पढ़ के चले गए कि वन स्टॉप सेंटर अप्रैल 2015 में आरंभ हुई थी घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए, बस। और आपने सोचा कि आप हमारा तो योजना पूरा तैयार हो गया। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक योजना से करीब 20 से 25 प्रश्न बन सकते हैं। आप इधर ही इसी योजना से देखना, मैं अभी कितने सारे करवाऊँगी। मेरा जो वीडियो रहता है वो यही के लिए रहता है कि मैं जो करवा रही हूँ आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मैं पीएससी के लिए भी पढ़ाती हूँ, तो पीएससी के भी जो प्रीलिम्स होती है, मेंस की क्लासेस रहती है, प्रीलिम्स के में यही रहता है कि जो एग्ज़ाम में आना है, फालतू का फॉर्मेलिटी के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए हर कुछ नहीं डालना है। मेरे पास अभी समय कम है तो मैं एक वीडियो ला पा रही हूँ। नोटिफिकेशन के बाद 2-2, 3-3 लाऊंगी, लेकिन जो लाऊंगी ना वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने मिलेगा और आप याद करोगे कि ये आकांक्षा मैम ने हमें बताया था। अब देखो, मैंने ऊपर आपको बताया था कि कितने वन स्टॉप सेंटर हैं, 700 प्लस। यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अभी 2 फरवरी 2024 की रिपोर्ट है ये। अभी जो स्मृति ईरानी ने क्लियर किया है कि देश भर में लगभग 769 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं। किसके अंतर्गत है? ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये बोला गया है कि देश में कितने वन स्टॉप सेंटर हैं। तो देश में 769 वन स्टॉप सेंटर हैं। कितने हैं? 769। कितनी महिलाओं को इसके द्वारा सहायता मिली है? 8.3 लाख महिलाओं को सहायता मिली है। ये भी किसने बोला है? ये भी महिला बाल विकास मंत्रालय ने ही बोला है, याद रखिएगा। और 769 वन स्टॉप सेंटर है, याद रखिएगा। हाँ, एक और बात, वन स्टॉप सेंटर को सखी भी बोला जाता है। इसको ऐसा बोलते हैं, सखी वन स्टॉप सेंटर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4-5 क्वेश्चन मैं ऊपर बता चुकी हूँ कितने हैं, कब आरंभ हुई, कहाँ पे, किस संस्थाओं के लिए है ना। अब ये भी पूछा जाएगा कि इसका उपनाम क्या है, वन स्टॉप सेंटर को और क्या बोला जाता है? तो इसको सखी बोला जाता है। क्यों सखी बोला जाता है? क्योंकि ये आपको एक सखी जैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि आप अपनी सहेली के साथ रहती हैं तो आप बहुत कम्फर्ट रहती हैं, एक जगह पर उपलब्ध रहती है, एक जगह पर बैठी रहती हैं। तो ये एक जगह पर उस सखी क्या होती है ना, एकदम हम उम्र महिला होती है, जो आपके समान ही होती है। ऐसे ही वन स्टॉप सेंटर में जो लड़कियां होती हैं ना, वो बिल्कुल बराबरी की रहती हैं, है ना, और समान हिंसा से पीड़ित होती हैं, तो इसलिए उसको सखी बोला गया है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि वन स्टॉप सेंटर को और क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि इसको सखी कहा जाता है। जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं अलग अलग कलर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीड़ित महिलाएं हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी अपनी शिकायत करा सकती हैं।
जो महिलाएं होती हैं, अगर उनको किसी बंद कमरे में उनके साथ हिंसा की जा रही है, कोई उनका बॉस है वो उनके साथ हिंसा कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, शोषण कर रहा है, तो वो 181 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। और अगर उनको उनके घरेलू निवास पर संरक्षण की जगह नहीं मिलती है तो वो सखी निवास पर 1 स्टॉप सेंटर पर रह सकती हैं। ऐसी सरकार ने व्यवस्था करी है। इसके अंतर्गत सेवाएं क्या है, तो निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए 1 स्टॉप सेंटर को महिला हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया जाएगा। एकीकृत जिसको हम इंटीग्रेटेड बोलते हैं, एकीकृत मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मर्ज कर देना, उसको हम एकीकृत कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कितनी सारी सेवाएं 1 स्टॉप सेंटर के अंतर्गत दी जाएंगी। आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं, मतलब आपातकालीन प्रतिक्रिया, आपातकालीन स्थिति आती है तो क्या प्रतिक्रिया दोगे, बचाव सेवाएं इसके अंतर्गत दी जाती हैं। महिलाओं को एफआईआर दर्ज कराने में सहायता, अगर महिलाओं को एफआईआर दर्ज करानी है, किसी के भी खिलाफ महिला को आपत्ति दर्ज करानी है तो करा सकता है। इसके अलावा कानूनी सहायता एवं परामर्श दिया जाता है। कानूनी सहायता ली जा सकती है, आप कानून से सहायता ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। आश्रय घर में आप आश्रय ले सकते हैं, मेडिकल जांच होती है। ये सोच रहे हो यार ये क्यों पढ़ें, ये थोड़ी ना आता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा पता है कैसे आएगा कि 1 स्टॉप सेंटर में इनमें से क्या सेवाएं नहीं दी जाती, इस तरह से आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, तो इसलिए आपको ये भी पढ़ना जरूरी है पूरे फैक्ट कि क्या क्या सेवाएं दी जाती है। महिलाओं को एफआईआर दर्ज कराने की सेवा दी जाती है, कानूनी सहायता लेने की सहायता दी जाती है, आश्रय प्रदान किया जाता है, मेडिकल सेवाएं प्रदान की जाती है, मनोसामाजिक समर्थन और परामर्श दिया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा दी जाती है। आपातकालीन प्रतिक्रिया मतलब आपातकालीन स्थिति में क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, ये प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब आपसे पूछेंगे कि जो 1 स्टॉप सेंटर है इसको पैसा कहाँ से मिलता है, कहाँ से ये कोई भी योजना बिना पैसों के तो चल ही नहीं सकती ना, सबसे बड़ा है पैसा। अब ये योजना के लिए पैसे ही नहीं दोगे तो कहाँ से 1 स्टॉप सेंटर बनाओगे, कहाँ से महिलाओं को आश्रय खाने पीने की व्यवस्था करोगे, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए है ना। तो पैसा कहाँ से मिलेगा, निर्भया फंड से। अब आपसे पूछेंगे 1 स्टॉप सेंटर को कहाँ से वित्त मिलता है, कहाँ से पैसा मिलता है, तो कहाँ से मिलेगा, निर्भया फंड से। याद रखना निर्भया फंड की जो स्थापना हुई थी 2013 में हुई थी। कल मैंने एक मॉडल प्रश्न सेट कराया था आपको, परसों टॉप 60 प्रश्न करवाए थे मैंने सुपरवाइज़र के लिए, वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। तो वहाँ पे उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कि निर्भया फंड की स्थापना कब हुई थी। निर्भया नाम का आपने केस सुना होगा, दिल्ली में एक महिला के साथ एक लड़की थी, उनका साथ रेप हो गया था और उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो वो उसके कारण बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, बहुत ज़्यादा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। तो ऐसा आने वाली कभी किसी महिला के साथ ना हो, इसके लिए निर्भया फंड, निर्भया अधिनियम, इस प्रकार की चीज़ें बनी थी। तो निर्भया फंड की स्थापना हुई थी और इसके माध्यम से ही 1 स्टॉप सेंटर को वित्त दिया जाता है। तो आपसे पूछेंगे 1 स्टॉप सेंटर को वित्त कहाँ से दिया जाता है, तो निर्भया फंड के माध्यम से दिया जाता है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम को प्रशासन को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती। अब देखो एक क्वेश्चन ये बन गया था कहाँ से वित्त मिलता है, एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा केंद्र सरकार। अब आपसे पूछेंगे कि जो 1 स्टॉप सेंटर है वो किसके द्वारा संचालित, उसको वित्तीय सहायता कौन दे रहा है। निर्भया फंड के माध्यम से तो मिल रही है, पर टोटल वित्त पोषित कैसे है, जैसे कि अलग अलग वित्त पोषित होते हैं, है ना। जैसे कि किसी को राज्य और केंद्र का 50-50 अनुपात होता है, किसी का 60:40 होता है, किसी का 20:80 होता है, मतलब 80 केंद्र देगा 20 राज्य देगा। लेकिन यहाँ 100% केंद्र देगा। अगर ये 1 स्टॉप सेंटर के लिए हमारे मोहन यादव जी हैं, वो पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। कौन देंगे, नरेंद्र मोदी जी देंगे, क्योंकि ये केंद्र पोषित योजना है, केंद्र से इसको पैसा मिलेगा, राज्य इसमें नहीं हस्तक्षेप करेगा। राज्य की अगर कोई योजना होती है, केंद्र की कोई योजना है जो राज्य संचालित कर दिए, तो उनका पर्टिकुलर कोई एक डिवाइडेशन होता है कि इतना भाग ये देंगे, इतना भाग ये देंगे। 1 स्टॉप सेंटर पूरी तरह से केंद्र द्वारा प्रायोजित है, याद रखिएगा। यहाँ से मैंने बहुत सारे इफेक्ट करवा दिए। अगला है सखी 1 स्टॉप सेंटर, सखी केंद्र या 1 स्टॉप सेंटर को OSC भी बोलते हैं। O से हो जाएगा 1, S से हो जाएगा स्टॉप और C से हो जाएगा क्या, सेंटर, तो OSC बोलते हैं। तो सखी केंद्र या 1 स्टॉप सेंटर महिला और बाल विकास के तहत केंद्र सरकार की तरह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। मतलब इसको पूरी तरह से सहायता कौन प्रदान करता है, केंद्र प्रदान करता है।
हाँ, तो मैंने क्या ऊपर आपको बताया कि ये जो योजना है वो पूरी तरह से किसके द्वारा संचालित है। ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। किसके द्वारा है? केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है। इसके अलावा संकटग्रस्त जो महिलाएं होती हैं, जिनके साथ हिंसा हुई है या किसी तरह से भी शोषण से पीड़ित हैं, वो या तो खुद फिजिकल रूप से या शारीरिक रूप से प्रेजेंट होकर खुद शिकायत कर सकती हैं या फ़ोन द्वारा भी केंद्रों तक पहुंच सकती हैं। वन स्टॉप सेंटर पर फ़ोन कर सकती हैं या खुद भी वहां पे जाके पहुंचकर अपनी रिपोर्ट जो है वो लिखवा सकती हैं। अगला है या फिर वहां पे रहने के लिए आवेदन कर सकती है। प्रभावित महिला अपने बच्चों के साथ अधिकतम 5 दिनों के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब आपसे पूछेंगे ये जो वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं रहेंगी वो कितने दिनों तक रह सकती हैं अधिकतम? तो वो अधिकतम 5 दिनों तक रह सकती हैं। इसके अलावा अस्थायी शरण ले सकती हैं। अपनी किसी भी उम्र की लड़कियां और 12 वर्ष तक के लड़के को वो रख सकती हैं। अब भाई महिला है, उसके साथ हिंसा हुई है, उसको वन स्टॉप सेंटर में रुकना है, तो उसके बच्चे भी हैं, तो अगर उसका लड़का जो है वो 12 वर्ष तक का है तो वो रख सकते हैं उसको। लेकिन 12 वर्ष से ज़्यादा की उम्र का अगर लड़का है तो वो उसको अपने साथ नहीं रख सकती। इसके अलावा महिला लड़की होगी अगर, तो वो लड़की को 18 वर्ष तक की लड़की को अपने साथ रख सकती है। लड़की किसी भी उम्र की हो वो रख सकती है। अब 18 वर्ष के बाद तो शादी हो जाती है लड़कियों की, पर ये बोला है कि 18 वर्ष तक की लड़कियों को वो अपने साथ रख सकती है। और या क्वेश्चन आएगा, सॉरी, किस उम्र तक की लड़कियों को रख सकती है अपने साथ महिला? तो अपनी बच्चियों को वो किसी भी उम्र तक रख सकती है, लेकिन जो लड़का है उसको केवल 12 वर्ष तक का लड़के को अपने साथ वो रख सकती है। कितने दिनों तक रख सकती है? 5 दिनों तक। अब यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन बन गए आपके कि वन स्टॉप सेंटर में अधिकतम कितने दिनों तक महिलाएं रह सकती हैं? तो 5 दिनों तक। कितने साल तक के लड़के को रख सकती हैं? 12 साल तक की। कितने साल तक की लड़की के रख सकती? किसी भी उम्र की लड़की को रख सकती हैं। अब लड़कियां वैसे भी किसी भी उम्र तक तो नहीं रहती, 20-21 साल के बाद महिला हो जाती है वो। HIV और यौन संचारित संक्रमणों और हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों के उपचार सहित महत्वपूर्ण चिकित्साएं सेवा भी देता है। ये वन स्टॉप सेंटर केवल रहने की व्यवस्था नहीं करता, बल्कि अगर ये कुछ बीमारियां हो जाती हैं, HIV हो जाता है या यौन संचारित संक्रमण हो जाते हैं, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, तो उनके लिए भी चिकित्सा सेवा प्रदान करता है, उनके लिए भी चिकित्सा सेवाएं ये देता है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा कि किस किस रोगों के उपचार के लिए सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2022-23 से इस योजना को मिशन शक्ति की संबल उपयोजनाओं में सम्मिलित कर दिया गया है। जुलाई 2022 में इस वन स्टॉप सेंटर है उसको वन स्टॉप सेंटर को किस में मिला दिया? मिशन शक्ति की संबल उपयोजना में। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि मैंने आपको पिछली जो वीडियो थी उसमें मिशन शक्ति पढ़ाया था। मिशन शक्ति को 2 भागों में बांटा गया है, एक संबल योजना और एक सामर्थ्य योजना। सामर्थ्य मतलब शक्ति, मतलब आर्थिक रूप से सशक्त, और संबल मतलब रक्षा। संबल मतलब आपको संबल प्रदान कर रहे हैं, आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षा ही प्रदान कर रहे हैं। तो वन स्टॉप सेंटर में संबल योजना के अंतर्गत ये वर्तमान में शामिल है। वो वीडियो L5 वाला जरूर देख लीजिएगा, मतलब मेरी सभी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो, क्योंकि वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे L5 से, जो हमारी इस सीरीज़ का जो 5वां भाग है। अभी 6वां कर रहे हैं, क्योंकि उससे है ना छत्तीसगढ़ के सुपरवाइज़र में भी पूछे गए हैं 5-6 क्वेश्चन, डायरेक्ट 5-6 क्वेश्चन। राजस्थान सुपरवाइज़र में भी पूछे गए हैं, और जो नर्सेस के एग्ज़ाम है वहाँ भी पूछे गए हैं। तो इसलिए ये वो वाली L5 जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे 108 जो सेवा है वो भी पुलिस की जो सहायता है वो भी दी जाती है। यदि मुकदमा या जांच हो तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376, ये बलात्कार के दौरान ये धाराएं लगाई जाती हैं, जो कि बलात्कार के अपराध से संबंधित। तो मामले की सुनवाई कर रहे अभियोजकों का, अभियोजक मतलब होता है वकील, तो जो इनके मामलों की सुनवाई करता है उसका ये दायित्व होता है कि वे आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर जहां तक संभव हो जांच को पूरी करें और सुनवाई को पूरी करें। अब इसको व्यक्त को बहुत अच्छे से पढ़ लो। क्या बोल रहे हैं कि वन स्टॉप सेंटर में हर तरह की महिला आती हैं। अब अगर रेप विक्टिम आ गई, मतलब बलात्कार से पीड़ित महिला आ गई, तो उसको जो वकील रहेगा उसको ये उसका कर्तव्य है कि उस महिला को जो उसकी जो सुनवाई है, उसका जो आरोप है, उसको 2 महीने के अंदर अंदर सुनवाई हो और पूरी कार्रवाई कंप्लीट हो। तो ये आपको याद रखना है, 2 महीने की अवधि।
अस्थायी आश्रय में किसी भी महिला की प्रवेश की क्षमता जो है वो केंद्र प्रशासक के विवेक पर निर्भर करेगी। केंद्र प्रशासक मतलब केंद्र का जो एजेंट रहेगा वो जो तय करेगा कि जो समय सीमा है या रहोगे तुम, क्या नहीं रह सकते, कि तुम यहाँ पे रहने के लायक हो, तुम योग्यता पूरी करते हो कि नहीं, ये कौन करेगा पूरा, ये केंद्र प्रशासक के विवेक पर निर्भर करेगा। अब आपसे पूछें कि सबसे अधिक वन स्टॉप सेंटर कहाँ पर है, तो सबसे अधिक वन स्टॉप सेंटर उत्तर प्रदेश में है 75। और अब आपसे पूछे कि हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में कितने हैं, तो हमारा मध्य प्रदेश वन स्टॉप में सेंटर में कम नहीं है, दूसरे नंबर पे है हमारा मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश में 51 वन स्टॉप सेंटर हैं। और पूरे भारत में कितने हैं, पूरे भारत में 769 हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और दूसरे नंबर पे कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में 51। अब देखो आप कितने सारे फैक्ट होगा एक योजना से। अब वन स्टॉप सेंटर आप कहीं पढ़ेंगे ना तो आपको बस वही मैंने बताया ना, कब आरंभ हुई, क्या उद्देश्य था, यही सब बता देंगे। लेकिन एक योजना से कितने मैक्सिमम फैक्ट बन सकते हैं, ये केवल आपको हमारी योजना वाले वीडियो में ही मिलेगा। भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने के लिए 10 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया है। ये अगला क्वेश्चन, भारतीय महिलाओं को वन स्टॉप सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए, मतलब भारत की महिला है और वो कहीं दूसरी जगह पर रह रही है, दूसरे देश में रह रही है, तो वहाँ भी उसके लिए ये केंद्र स्थापित किए गए। किन किन 10 देशों में किए गए हैं, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब के जेद्दा और रियाद, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर में वेयर वन स्टॉप सेंटर उपलब्ध हैं। तो ये देश भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा, भारतीय महिलाओं को सहायता प्रदान करने कितने देशों में बनाए गए हैं, 10 देशों में बनाए गए हैं। अब यह हमारा वन स्टॉप सेंटर कंप्लीट हुआ। अब हम अगला देखते हैं। अगला करने से पहले फ्रेंड्स, महिला सुपरवाइज़र के पहले हमारे केवल नोट्स दिए जाते थे, नोट्स के ही साथ आपको पेड ग्रुप मिलता था, टेस्ट लिए जाते थे, रेगुलर टेस्ट होते थे। अब हमने एक नया इनोवेशन किया है कि अब आप हमारा ऑनलाइन ग्रुप, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ये जो सारा कुछ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नोट्स भी नहीं लेते हैं तो आप उसको फिर भी परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि नोट्स के साथ अगर ये चार्ज है तो 1499 में आपको 7 बुकलेट मिलेंगी, जिसमें एक बुकलेट आपको 3000 प्लस MCQ की मिलेगी, एक वन लाइनर की मिलेगी, 5 बुकलेट आपको थ्योरी की मिलेंगी। ये तो हुआ वो बुक्स जो आपके घर पे जाएंगी। सबसे मेन चीज़ हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप और एक टेस्ट ग्रुप और एक PDF ग्रुप, ये 3 ग्रुप ऑनलाइन मिलेंगे। डेली टेस्ट होते हैं। अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ 10-10 हो रहा है रात का, और अभी हमारे ग्रुप में टेस्ट चल रहा है फास्फोरस की मात्रा का, कैल्शियम की मात्रा का, पोटेशियम की मात्रा का, सेलेनियम की मात्रा का, जिंक की मात्रा का, आयरन की मात्रा का। ये मात्राएं हमने कल ट्रिक द्वारा हमारे ग्रुप में याद करवाई थी और आज उनका टेस्ट लिया जा रहा है। तो हमारा जो ग्रुप है ना वो 100% सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी है। मतलब हर जगह आपको एक अलग प्रकार के वीडियो द्वारा लेक्चर मिलेंगे या PDF मिलेगी, जो भी मिलेगी। हम जो करवा रहे हैं वो डेली का टारगेट, डेली की हम आपको पहले PDF देते हैं, आपको फोर्स करते हैं कि आप उस PDF को पढ़ो। एक दिन में आपको उसको PDF को पढ़ना है और फिर जैसे कि अभी 10 बजे टेस्ट है और अब जैसे ही टेस्ट निपटेगा उसके आधा 1 घंटे बाद मैं PDF दे देती हूँ। वो पूरी रात और अगले पूरा दिन आपको पढ़ना है और फिर अगली रात आपका 10 बजे टेस्ट होता है। हर दिन टेस्ट होता है। डेली टेस्ट सीरीज आपको बाहर से कोई चीज़ ज्वाइन नहीं करनी है, केवल आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें या आप हमारे ऑफलाइन नोट्स प्लस ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें, आपका 100% सिलेक्शन होगा। आपने अगर कहीं दूसरी जगह सीरीज़ ले ली है तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके हार्ड कॉपीज़ में बुक्स हैं, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप हमारी ये 7 बुकलेट मंगा सकते हैं। देखिए इस प्रकार की बुकलेट मिलेंगी, सारे नोट्स मिलेंगे। हमारा जो नोट्स है उसके साथ आपको रेगुलर PDF मिलेंगी, डेली का आपको PDF दिया जाएगा। यूट्यूब की सारी PDF, योजना वाली ये जो PDF है ये भी आपको वहीं पे जाएगी। और साथ में केवल PDF नहीं देते हम, अगर मैं आज इस PDF को भेजूँगी तो आपको कल इसका टेस्ट लूँगी, कल इसका टेस्ट क्वेश्चन बना के इससे कितने MCQ बन सकते हैं वो सारे बना के उसका टेस्ट लूँगी। जितने भी YouTube की वीडियोस हैं सारे वहीं पे जाते हैं। एक अलग सीरीज़ चल रही है हमारे ग्रुप के लिए, उसका नाम है B सीरीज़ के करीब 30 PDF हो चुकी हैं। उसमें अलग अलग टॉपिक हमने करवाए हैं, जैसे कि सामुदायिक गतिशीलता हुआ, नेतृत्व हुआ, या बाल विकास के सिद्धांत हुए, ट्रिक से घरेलू हिंसा अधिनियम हुआ, खाद्य संरक्षण अधिनियम हुआ, कोई भी अधिनियम हुआ। जितनी भी धाराएं हैं जनरली आपसे याद नहीं होती हैं तो हम उसकी ट्रिक बनाकर आपको याद करवाते हैं।
कोई भी ट्रिक बना दी जाती है। जैसे कि अभी मैंने कल रात को मेरे जो स्टूडेंट हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन लोग को पूरा फास्फोरस, कैल्शियम, सेलेनियम सारी मात्राएं ट्रिक द्वारा याद करवा दी थी और फिर उनको वो ट्रिक की PDF भी दे दी थी और आज वो लोग टेस्ट दे रहे हैं। तो 100% सिलेक्शन के लिए हमारी स्ट्रेटेजी है। अगर आप नोट्स नहीं मंगाना चाहते तो 799 रुपये में हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, हमारी ऑनलाइन PDF, ऑनलाइन ग्रुप, सारे दिन भर हमारी तैयारी होती है। व्हाट्सएप पर दिन भर हम क्वेश्चन भेजते हैं, तो ये सारा आप ज्वाइन कर सकते हो 799। बाकी अगर आप हमारे नोट्स भी मंगाना चाहते हैं और ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं, सारा पैकेज हमारा लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज है 1499। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ये मैं गारंटी देती हूँ। अगर मेरा बताया हुआ आपने पढ़ लिया 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो जो भी लेना चाहते हैं, जो लोग एफ़र्ट कर सकते हैं वो हमारे नोट्स ज़रूर मंगाइए। बहुत ही शानदार हमारे नोट्स हैं। जब मैं खुद जब तैयारी करा रही हूँ तो इसलिए मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि हमारे नोट्स जो हैं अगर आप पढ़ लेंगे, साथ में हमारा जो ग्रुप है, तो मैं रोज़ ग्रुप में इतना शानदार कंटेंट दे रही हूँ, इतने शानदार क्वेश्चन तैयार करा रही हूँ। हमारे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं हमारे ग्रुप में उनको लगता ही नहीं है कि कोई टॉपिक कठिन है। हम उनको इतना सरल तरीके से पेश कर देते हैं। तो जो भी लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी मंगानी है अपने घर पे तो आपको ये मुझे नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस भेजना है। मैं पेमेंट नंबर दूंगी, आपको पेमेंट करना है। 7 से 8 दिन में आपके पास पहुंच जाएंगे। अगर आपको केवल ग्रुप ज्वाइन करना है तो पेमेंट नंबर लेना है। जैसे ही पेमेंट करेंगे हम आपको हमारे तीनों ग्रुप से जोड़ देंगे। अब हमने पढ़ ली 26 योजना, अब हम पढ़ते हैं 27वीं योजना। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, न्यू है, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर अपने ग्रुप में जरूर कीजिएगा। अपना जो भी आप चलाते हैं सोशल मीडिया, मेरी इंस्टाग्राम ID है आकांक्षा 1957, मुझे आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब है कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में हुई थी। किसने की थी? भारत सरकार ने की थी। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में जब राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय के? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये इसलिए पूछ रही हूँ कि जो विकास वाला जो टॉपिक है आपका, वो जो 3rd यूनिट का, वहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी। तो ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। कब हुई थी? 1993 में हुई थी, भारत सरकार के द्वारा हुई थी। उद्देश्य क्या था? महिलाओं, विशेषकर ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर की जो है स्वायत्त संस्था के रूप में कोष की स्थापना करना इसका मेन उद्देश्य है। ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र की महिलाएं में इनमें विशेष जोर दिया है। कार्य क्या है कि इनके लिए ऋण प्रदान करना, जो विनिर्माण और आर्थिक गतिविधियों से, विनिर्माण मतलब आप कुछ निर्माण कार्य कर रहे हो अगर कोई महिला, तो वो इसको ज्वाइन कर सकती हैं। राष्ट्रीय महिला कोष को RMK बोलते हैं, ये भी याद रखना। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय महिला कोष को RMK बोलते हैं। भारत सरकार द्वारा मार्च 1993 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की स्थापना, महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना हुई थी 1985 में, और 2006 में महिला बाल विकास विभाग को किसका दर्जा दे दिया था? महिला बाल विकास को मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया था। कमेंट करके बताइए कि हमारी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं वो कौन है। महिला बाल विकास मंत्री हमारे भारत की कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारी भारत की महिला बाल विकास मंत्री कौन है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया था। इसको किसके तहत पंजीकृत किया था? इसको किया था सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत हुआ था। किसके तहत हुआ था? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत इसको पंजीकृत किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला कोष को किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया था? तो किसके तहत किया था इसको पंजीकृत? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया था।
एकीकृत विकास के लिए सेवाएं प्रदान करना इसका मेन उद्देश्य है। वंचित महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा करना ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें। एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना जो वितरण प्रणालियों और परीक्षण को प्रोत्साहित करता हो। अब आपसे पूछें कि जो महिला कोष है उसकी आरंभिक कोष जब बनाया था तो उसकी राशि कितनी थी, तो 31 करोड़ रुपये थी। जब ये कोष बना था तो उसकी राशि कितनी थी, 31 करोड़ थी। देखो इस मैंने बताया ना, बहुत सारे फैक्ट ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे और यही शिफ्ट में यही ऐसे ही क्वेश्चन आना है। आप लोग पता चला है ना, एक एक टॉपिक को ही लगे हो, गर्भावस्था को ही लगे हो पढ़ने के लिए, इतना डीपली पढ़े जा रहे हो जैसे कि आपको ही ऑपरेशन ही करने बुला रहे हैं सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में। प्रसव अवस्था को ही बहुत डीपली पढ़ने चले हो, है ना। तो इन हर चीज़ को बराबर फोकस दो, थोड़ी स्मार्ट स्टडी करो, एक को योजना को विशेष ध्यान दो। इसके तहत आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा कितनी, 31 करोड़। इसके अलावा हाँ, ये पूछा जाता है कि जो महिला कोष है वो उसको किसके द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, तो स्वयं सहायता समूह के द्वारा। स्वयं सहायता समूह जैसे 20 लोगों का एक ग्रुप बन गया, आपस में मिली, उनको हमने कुछ पैसे प्रोवाइड कर, मतलब सरकार ने कुछ पैसे प्रोवाइड करा दिए। अब वो लोग अपनी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से बल मिल रहा है और उन्होंने कोई भी उद्यम बना लिए, कुछ भी बनाने का बना लिए, बैग बनाने लगे हैं। ऐसे मास्क बनाने वाली योजना आई थी, मैंने अभी पिछली योजना वाली जब उसमें पढ़ाया था आपको। तो इस तरह से कोई भी कुछ चीज़ स्वयं सहायता समूह के द्वारा कर सकते हैं। समाज के हाशिए पर स्थित समुदाय की महिलाओं को आर्थिक मुक्ति दिलाने में सहायता करने के लिए, उन्हें वित्तीय सहायता दिलाने के लिए इस योजना को आरंभ किया गया। क्यों आरंभ किया गया था? ऐसी महिलाएं जो समाज में हाशिए पर स्थित है, मतलब सबसे निचले कदम पर स्थित है, गरीब महिलाएं हैं, उनको आर्थिक मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से इस योजना को आरंभ किया गया। अगला है कामकाजी महिला छात्रावास योजना। अब जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कामकाजी महिला छात्रावास योजना, ऐसी महिलाएं जो कि कामकाजी हैं, उनको रहने के लिए व्यवस्था को प्रदान करना। 2017 में इसको आरंभ किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसकी डेट कि कामकाजी महिला छात्रावास कब आरंभ किया गया, 2017 में। और शहरी क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफ़ायती आवासीय प्रदान करती है कामकाजी महिला छात्रावास योजना, जिसको हम वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम भी कहते हैं। प्रावधान क्या है? कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास देना, छात्रावास सुविधाओं के लिए किफ़ायती किराए की दर सुनिश्चित करना। भी छात्रावास फ्री नहीं मिलते हैं, एक बाजुक कोई रेट रख देते हैं, ऐसा नहीं, होटलों के कमरों जैसे नहीं होते, लेकिन हाँ एक कम रेट में ये औरतों के लिए दिलवाते हैं। जो औरतें काम करती हैं, बाहर जॉब करती हैं, उसके लिए एक सीमा निश्चित की गई, कितने आयत कर वाली महिलाओं को रख सकते हैं। तो छात्रावास सुविधाओं के लिए किफ़ायती किराए की दर सुनिश्चित करना, व्यावसायिक विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाना, कामकाजी महिलाओं की भलाई और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करने वाली महिलाओं के लिए आवास का बोझ कम करना। मतलब जो रोजगार के लिए शहरों में जा रही हैं महिलाएं, अब उनके पास रहने की व्यवस्था नहीं है, उतना ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि किराए का घर ले, तो उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो की जाती हैं। कामकाजी महिलाएं, इनमें विधवा, अकेली, अलग हुई, तलाकशुदा या विवाहित महिलाएं सारे शामिल हैं जिनके पति या निकटतम परिवार उसी क्षेत्र में नहीं रहते हैं। समाज में वंचित वर्गों की महिलाओं को इसमें जो कामकाजी महिला आवास योजना, उसमें प्राथमिकता दी जाती है। शारीरिक रूप से विकलांग लाभार्थियों के लिए सीटें आरक्षित करने का भी प्रावधान होना चाहिए। नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए जो यहाँ पर आके प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं, शहरों में आकर गांव की महिला, उनके लिए यहाँ पर जो है 1 वर्ष की अवधि अधिक होती है, वो रह सकती हैं। हालांकि कामकाजी महिलाओं को समायोजित करने के बाद अगर रिक्त स्थान उपलब्ध होते हैं तो ऐसी महिलाएं भी छात्रावास में रह सकती हैं। नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या छात्रावास की कुल क्षमता से 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि यदि नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाएं कामकाजी महिला आवास योजना में आनी चाहिए तो उनकी संख्या कितनी होना चाहिए, तो 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। कामकाजी माताओं के साथ छात्रावास में रहने वाले 5 वर्ष तक के लड़कों और 18 वर्ष तक की लड़कियों को आवास उपलब्ध कराया है। अब महिला बेचारी जॉब करने आ गई, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो भी साथ में ही आएंगे, तो अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को रख सकती है और 18 वर्ष तक की लड़कियों को। एक हमने ऊपर 1 स्टॉप सेंटर पढ़ा था, वहाँ 12 वर्ष तक के लड़के को रख सकती है, और यहाँ पे कामकाजी महिला वाली बात हो रही है तो यहाँ 5 वर्ष तक के रख सकती। कामकाजी माताएँ इस योजना के तहत दी जाने वाली
डे केयर सेंटर का भी लाभ उठा सकती हैं। कामकाजी महिला छात्रावास में आय क्या है, कितनी आय तक की महिला रह सकती हैं? तो जिनकी समेकित आय महानगरों में 50,000 प्रति माह हो या ग्रामीण क्षेत्र में 35,000 रुपये से अधिक ना हो। 50,000 से अधिक शहरी क्षेत्रों में ना हो और ग्रामीण क्षेत्रों में 35,000 से अधिक ना हो, वो महिलाएं यहाँ रह सकती हैं। छात्रावास में रहने वाली कामकाजी महिला की आय निर्धारित आय सीमा से अधिक हो जाती है, काम रह रही है और बीच में ही अगर आय जो है इस समय इस कैटेगरी से ज़्यादा हो जाती है तो उसको 6 महीने के भीतर छात्रावास खाली करना पड़ता है। जैसे वो रह रही है और उसकी 45,000 है, अब वो रहते रहते उसकी 52,000 हो गई, तो क्या करेंगे उसको? जो महानगरों की बात चल रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटी रहती है वहाँ की बात चल रही है, तो वहाँ से उसको क्या कर देंगे, उसको टाइम देंगे कि आपको 6 महीने में खाली करना है। ऐसे ही ग्रामीण या छोटे शहरी क्षेत्र है, वहाँ अगर 35,000 34,000 पर रह रही है और उसकी 36,000 सैलरी हो जाए तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर खाली करना पड़ेगा। किराया कैसा होता है? तो छात्रावास की सुविधा प्रदान करने वाली पात्र एजेंसियां या संगठन कामकाजी महिलाओं से कमरों का मासिक किराया ले सकते हैं। कमरों का किराया महिलाओं के द्वारा चुने हुए कमरे के प्रकार पर निर्भर करेगा। जैसे कि एकल शयन कक्षा मतलब एक बेड वाला लेना है रूम, तो उसके लिए जितना भी उसका पारिश्रमिक रहेगा उसका 15% देना होगा। डबल बेडरूम लेना है तो महिलाओं का जितना भी उसकी सैलरी होगी उसका 10% से अधिक नहीं होगा और ये 15% से अधिक नहीं होगा। 15% नहीं देना, 15% से ज़्यादा नहीं ले सकते। शयन गृह लेना है तो किराया प्रभार जो होगा कार्यरत महिला के सकल पारिश्रमिक के 7.5% से अधिक नहीं होगा। बच्चों के लिए अगर डे केयर सेंटर, बच्चा छोटा उसके लिए डे केयर सेंटर बनाना है तो माता का जो भी सरल पारिश्रमिक या वास्तविक व्यय होगा उसका 5% से अधिक नहीं होगा बच्चों के लिए। नौकरी के प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं के लिए किराया कामकाजी महिलाओं से लिए जाने वाले किराए से अधिक नहीं होना चाहिए। जिनके पास नौकरी नहीं है, केवल वे प्रशिक्षण प्राप्त करने आई हैं, तो उनसे ज़्यादा किराया नहीं ले सकते। ठहरने की अवधि की क्या है? इस योजना के साथ इस योजना की जो महिलाएं हैं वो 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकती। अब आपसे पूछेंगे कि ये जो कामकाजी महिला छात्रावास योजना है, इसमें महिलाएं कितने समय से ज़्यादा नहीं रह सकती हैं? तो इसमें 3 साल से ज़्यादा महिलाएं नहीं रह सकती हैं। असाधारण परिस्थितियों में जिला प्रशासन किसी कामकाजी महिला को एक बार में 6 महीने के लिए विस्तार कर सकता है, जैसे 3.5 साल कर सकता है, लेकिन 3 साल से ज़्यादा समय तक छात्रावास में रहने की अनुमति तब दे सकता है जब विशेष परिस्थितियाँ हों। हालांकि विस्तार वाली महिलाओं का भी जो समय है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब बहुत विशेष परिस्थितियाँ हैं, महिला बिल्कुल सर्वाइव भी नहीं कर पा रही, उसका ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, मिनिमम तो 5 साल ही है, मिनिमम तो 3 साल ही है, लेकिन कुछ विशेष कारणों में 5 साल कर सकते हैं। कामकाजी महिला छात्रावास के दौरान आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो संबंधित राज्य सरकार पात्र एजेंसियों या संगठन से आवेदन आमंत्रित कर सकेंगी। पात्र एजेंसी संगठनों को निर्धारित प्रपत्र महिला बाल विकास विभाग में जमा करना होगा, तभी वो वहाँ पर जा सकती हैं। संबंधित राज्य सरकार पात्र एजेंसियों को सहायक अनुदान की मंजूरी के लिए योजना के मानदंडों को पूरा करना होगा। इस प्रकार से योजना कंप्लीट होगी। ये स्वाधार जो गृह योजना है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक के लिए ये वाली वीडियो और जो इसके पहले की वीडियो है वो पूरी अच्छे से योजना वाला कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।